हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में वेल्डिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा लेक्चर 20 तक कंप्लीट हो गया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग जैसे कि लेक्चर नंबर 20 तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट कर लिया था और थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए, अब उसी सीरीज में स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ और स्पेशल वेल्डिंग होती हैं उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है, फ्रैक्शन वेल्डिंग क्या होती है। तो इन सब वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि कभी अगर वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको भी अच्छे से दे पाएंगे आंसर, है ना। इन सब वेल्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वन लाइनर कभी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए इनको भी हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। बहुत डीप स्टडी इसके बारे में नहीं करेंगे, इसको हम लोग हल्का सा हाईलाइट लेते हुए चलेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। देखिए, हमारा नई वेल्डिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। देखिए, सॉलिड स्टेट का मतलब ये हुआ कि वर्कपीस हमारा किस कंडीशन में जुड़ेगा, सॉलिड कंडीशन में जुड़ेगा। यहाँ पे वर्कपीस मेल्ट नहीं होगा, वर्कपीस में हीट जनरेशन नहीं करेंगे, मतलब एक्सटर्नल हीट सप्लाई हम नहीं देंगे। विदाउट हीट सप्लाई हम क्या करेंगे, वेल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें मेटल हमारा सॉलिड स्टेट में ही जुड़ जाता है। देखिए, मेटल और बेस प्लेट कैन बी built in solid state। सॉलिड स्टेट में ही ये हमारा मेटल क्या होता है, बिल्ड हो जाता है। जैसे सपोज करिए, एक वर्कपीस हमारा ये हो इस तरीके से, और एक वर्कपीस हमारा इसी के नीचे दूसरा रखा हो इस तरीके से। अब देखिए, इस तरीके से दो वर्कपीस रखे हो, हम दोनों वर्कपीस को क्या करें, यहाँ पर एक डाई लगा दें, इसके ऊपर भी एक डाई लगा दें। अब हम क्या करें, इस डाई के माध्यम से देखिए, एक डाई हमारी क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, और एक डाई हमारी क्या हो जाए, मूवेबल हो जाए। देन हम क्या करेंगे, जब मूवेबल डाई से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, हीट होने लगेंगे, और हीट होकर वो आपस में मेल्ट होने लगेंगे। जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो देखिए, इसके इंटरनल सरफेसेस बहुत ज़्यादा फिनिश तो है नहीं, तो अंदर क्या है, इस तरीके से आपके फ्रेगाइल पार्ट दिखते रहेंगे इसकी सरफेस पे। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जब दो लेयर एक दूसरे को प्रेशराइज करेगी तो ये फ्रेगाइल पार्ट क्या होंगे, मेल्ट होंगे हाई प्रेशर की वजह से, और मेल्ट होकर आपस में वेल्ड हो जाएंगे। इस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में ना ही हमने वर्कपीस के पीस में कोई एक्सटर्नल हीट दिया है, और ना ही हमने कोई इसको जोड़ने के लिए अलग से इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट हमने दी है, और ना ही हमने कहीं फिलर मटेरियल दिया है। तो ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हमारी कहलाती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक प्लेटों को सॉलिड कंडीशन में जोड़ते हैं, और हमारा फिलर मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, नो फिलर मेटल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है नो फिलर मेटल रिक्वायर्ड। किसी फिलर मटेरियल की हमारी रिक्वायर्ड नहीं होती है। आगे बात करें तो एक्सटर्नल हीट हम इसमें कोई सप्लाई नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के लिए। नो एक्सटर्नल हीट आर रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल heat are
रिक्वायर्ड। देखिए स्टूडेंट, हम लोग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग आएंगी। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते जा रहे हैं, तो सब एक दूसरे से कोरिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कोरिलेट करते हैं, अगर इसको आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग से या थर्मिट वेल्डिंग से, तो हमें वहीं से पता चला कि यहाँ पर ना तो आर्क की ज़रूरत पड़ रही है, ना तो फिलर मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है, और ना ही एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग हमारा कंप्लीट होता है। अब इस वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं, तो इसी के हम लोग थोड़ा सा कुछ टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सा टाइप हमारा होता है। तो चलिए हम लोग इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब कौन कौन से टाइप की हमारी कोल्ड वेल्डिंग होती है। चलिए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में इसके अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो ये हमारी बेसिकली देखिए हमारी कौन कौन सी होती है। जैसे पहली हमारी होती है कोल्ड वेल्डिंग, दूसरी हमारी होती है फ्रैक्शन वेल्डिंग, तीसरी हमारी होती है डिफ्यूजन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग। अच्छा, इसी का एक कैटेगरी हमारा होता है HFRW, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे कि वो हमारा क्या होता है। तो इस तरीके से ये हमारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रैक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और भी वेल्डिंग होती है, चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए पॉइंट 1 हम लोग हेडिंग डालते हैं। हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग। वहीं पे भी आपको एक्सप्लोसिव वेल्डिंग भी होता है ना, वो सब भी आपको बताएंगे। इसी के टाइप होते हैं। चलिए फ्रैक्शन वेल्डिंग, इसे हम लोग बोलते हैं घर्षण वेल्डिंग। ये क्या होता है, दो प्लेटों को आपस में फ्रिक्शन जनरेट करके उनके सिरों को मेल्ट किया जाता है, फिर प्रेशर फोर्स अप्लाई करके वेल्ड कर दिया जाता है। ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को फ्रैक्शन वेल्डिंग कहते हैं। होता यह है, जैसे सपोज करिए एक वेल्ड मेटल ये है, दूसरा वेल्ड मेटल ये है। इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ना हो तो पहले इन दोनों को पास में ले आएंगे, फिर एक को फिक्स करेंगे, दूसरे को इससे सटाकर हाई स्पीड से ऐसे क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। जब ये इसके कांटेक्ट में आकर हाई स्पीड से रोटेट करेगा तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। अब हाई स्पीड और हाई प्रेशर से हम रोटेट कराएंगे तो हाई फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिस वजह से यहाँ के दोनों मेटल आपस में क्या होंगे, मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद इसकी जो हमने मोमेंट दिया था, मोमेंट को स्टॉप कर देंगे और फिर प्रेशर फोर्स अप्लाई कर देंगे। आफ्टर सम टाइम ये दोनों रॉड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ऐसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को फ्रैक्शन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब इस तरीके की वेल्डिंग, अगर कोई रेक्टेंगुलर वर्कपीस हो, सपोज करिए रेक्टेंगुलर वर्कपीस को हम ऐसे जोड़ना चाहें, तो ऐसे जब जोड़ेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग, ये केवल जैसा ये शेप है आपका सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसी सिलेंड्रिकल शेप के लिए ही उपयोग की जाती है ना। चलिए इसमें क्या होता है, जैसे देखिए सपोज करिए कि एक हमारे पास सिलेंड्रिकल वर्कपीस होता है ऐसा, और
इस सिलेंड्रिकल वर्कपीस को इस वर्कपीस से जोड़ना होता है। ये दूसरा हमारे पास वर्कपीस होता है। अब देखिए हमारे पास दो वर्कपीस थे, इन दोनों वर्कपीस को हमें आपस में क्या करना था, वेल्ड करना था, आपस में वेल्ड करना था। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज हम क्या करेंगे, दोनों वर्कपीस को एक दूसरे के पास ले आएंगे, है ना, और इसके इंटरनल सरफेस पे जहाँ फ्रिक्शन रिड्यूस करना है वहाँ पर अगर ग्रीस ऑयल लगा होगा तो उसको हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे, है ना, ऑक्साइड की लेयर वगैरह भी होगी तो उसे हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, दोनों वर्कपीस को पास में ले आते हैं। सेकेंड स्टेज में हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये वर्कपीस हो गया और ये दूसरा वर्कपीस हो गया, दोनों वर्कपीस को हम क्या करते हैं, पास में ले आते हैं। अब हमने स्टेज सेकेंड में दोनों वर्कपीस को पास में ला दिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेज हमारा क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेज, इसमें क्या होगा, अब एक वर्कपीस को हम क्लैंप करके फिक्स रखेंगे और दूसरे को हाई स्पीड पर रोटेट कराएंगे। तो स्टेज थर्ड में देखिए ये हमारा हो गया, दोनों का डायमीटर सेम रहेगा लगभग। इस तरीके से ये हमारा हो गया स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में इसको हम क्या करते हैं, एक को हम फिक्स करते हैं और दूसरे को हम हाई स्पीड से हाई आरपीएम पे, ये हमारा हो जाएगा हाई आरपीएम पे इसे हम रोटेट कराते हैं। अब स्टेज 4 में हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को रोक देंगे और यहाँ पर प्रेशर फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो स्टेज फोर्थ स्टेज में हमारा देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारा वर्कपीस होगा और इस तरीके से जब यहाँ पे स्टेज थर्ड में हम लोगों ने हाई प्रेशर आरपीएम अप्लाई किया था तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे देखिएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे हीट जनरेट हुई थी जिस वजह से यहाँ पर क्या बनी थी, आर्क बनी थी और यहाँ का मेटल क्या हो गया था, मेल्ट हो गया था। स्टेज 4 में हम स्पीड को रोक देंगे और यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर फोर्स। अब ये हम इस तरीके से प्रेशर फोर्स इस पे अप्लाई कर देंगे, देन यहाँ पर ये हमारी वेल्डिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 स्टेज में फ्रैक्शन वेल्डिंग को हम कंप्लीट करते हैं। कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि फ्रैक्शन वेल्डिंग को हम कितने स्टेज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। और ये फ्रैक्शन वेल्डिंग केवल सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती हैं, सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस को। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पहली बात तो इसमें फ्यूजन कम होता है, तो जिससे हीट अफेक्टेड जोन कम होता है, नो फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। वेल्डिंग की स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि पूरा अगर इसका हम फ्रंट व्यू यहाँ पे देखें तो इस तरीके से पूरे इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर ऐसे मटेरियल हमारा क्या होता है, वेल्ड होता है। तो इस तरीके से इसका जॉइंट हमारा बेटर स्ट्रांग हो जाता है, पूरे सरफेस एरिया पर वेल्डिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं इस वेल्डिंग में क्या करते हैं। देखिए इन स्टेज फर्स्ट इन दिस वेल्डिंग, मतलब फ्रैक्शन वेल्डिंग में हम 2 सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस को जोड़ते हैं। इन दिस वेल्डिंग जॉइंट
टू सॉलिड cylindrical वर्कपीस by applying friction force, by applying friction force बिटवीन, देखिए बिटवीन कहाँ पे, एक शाफ्ट हमारी यहाँ पे एंड है, दूसरी शाफ्ट हमारी यहाँ पे एंड है, एंड ऑफ बिटवीन एंड ऑफ बोथ शाफ्ट कह सकते हैं या रॉड कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है। चलिए अब जब वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है तो हम इस वेल्डिंग में एडवांटेज देखिए क्या क्या होता है। पहले एडवांटेज देख लीजिए। एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये होता है कि सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस कैन बी वेल्ड इजीली। सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस कैन बी वेल्ड इजीली। सेकेंड पॉइंट इसका देखिएगा क्या होगा। अब दो वर्कपीस के बीच में कोई भी फिलर मटेरियल की रिक्वायर्ड नहीं होती है। नो फिलर मटेरियल, नो फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड, कोई फिलर मटेरियल की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तीसरी बात क्या होता है, जब हम वेल्डिंग को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखाई देगा। स्टेज फर्स्ट में इस शाफ्ट को ऐसे मूवमेंट करा देंगे, स्टेज सेकंड में दोनों को पास ले आ देंगे तो यहाँ पे हाई फ्रिक्शन होगा। स्टेज थर्ड में यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, मूवमेंट को रोक देंगे, प्रेशर फोर्स को अप्लाई करेंगे, स्टेज 4 में प्रेशर को रिलीज करेंगे। तो ये इस तरीके से भी ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेज फर्स्ट, अगर देखें इस तरीके का स्टेज देख रहे थे तो ये आरपीएम नहीं था, ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब स्टेज देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने गलत बता दिया था। स्टेज सेकंड में यहाँ पर ऐसे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब इस तरीके का फॉलो करेंगे, पहले स्टेज में इसको रोटेट कराएंगे तो सेकंड स्टेज में यहाँ पे इसको फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आर्क जनरेट होगा। थर्ड स्टेज में क्या होगा, अब इसको कांटेक्ट में ला दिए तो फिर ये प्रेशर फोर्स अप्लाई ही किए रहेंगे तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, प्रेशर को रिलीज कर देंगे, इस तरीके से रिलीज कर देंगे। रिलीज प्रेशर, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा फोर्थ स्टेज। चाहे आप ऐसा समझिए चाहे आप ऐसा समझिए। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि हमारा सॉलिड सिलेंड्रिकल वर्कपीस आसानी से जुड़ सकता है। दूसरा एडवांटेज हमारा हो गया नो फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड। थर्ड एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा कि जो वेल्ड मटेरियल होगा, इसकी जो वेल्डिंग ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। वेल्डिंग ज्वाइंट स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा। अब उसके बाद अच्छा सवाल ये होता है कि ये जो वर्कपीस हम रोटेट करा रहे हैं ये कितने आरपीएम पे रोटेट करा रहे हैं। तो एक डेटा 5900 आरपीएम याद रखिएगा, 5900 आरपीएम। यहाँ पे देखिए 5900 आरपीएम, राउंड पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो इस तरीके से ऐसे देखिए स्पीड ऑफ वर्कपीस
वर्कपीस इज 5900 आरपीएम। तो इस तरीके से स्पीड हमारी 5900 हो जाती है। अब इसके बाद देखिएगा इसकी जो डिसएडवांटेज हमारे हैं वो डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि यह केवल सिलेंड्रिकल वर्कपीस को ही वेल्ड कर सकता है। सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है ना, यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ऐसे क्रॉस सेक्शन की वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। केवल इसी क्रॉस सेक्शन की वेल्डिंग हो पाएगी। दूसरी बात, इस वेल्डिंग की इनिशियल कॉस्ट हमारी क्या होती है, हाई होती है। तो इस तरीके से इसके हम लोग डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज, तो पहला डिसएडवांटेज इसका यही होता है कि ओनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वर्कपीस कैन बी वेल्ड। ओनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वर्कपीस कैन बी बिल्ड, है ना। अदर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसे हम नहीं बिल्ड कर पाएंगे। दूसरा हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी इनिशियल कास्ट यानी प्रारंभिक लागत हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज हमारा होता है हाई इनिशियल कॉस्ट। तो इसकी प्रारंभिक लागत हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसके बाद इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो ये किस किस मटेरियल के लिए सूटेबल होता है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये हमारा स्टील के लिए, ब्रास के लिए, एल्युमिनियम के लिए सूटेबल होता है और फेरस और नॉन फेरस मेटल दोनों के लिए सूटेबल होता है ना। तो इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन हमारा होता है, इट इज यूज्ड फॉर दिस वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर वेल्ड स्टील कॉमा ब्रास कॉमा ब्रॉन्ज, स्टील कॉमा ब्रास कॉमा ब्रॉन्ज कॉमा फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। तो इस तरीके से एक सिंपल सा हमारा छोटा सा वेल्डिंग कंप्लीट होता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का पहला पार्ट फ्रैक्शन वेल्डिंग। चलिए आप इस फ्रैक्शन वेल्डिंग को नोट करिए, फिर हम लोग एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सप्लोशन वेल्डिंग भी आपने सुना होगा, वो भी एक प्रकार के सॉलिड वेल्डिंग का ही टाइप होता है, उसको भी चलिए डिस्कस कर दे रहे हैं। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग या एक्सप्लोशन वेल्डिंग, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस समय इस वेल्डिंग का आविष्कार हुआ था। चलिए उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं।
देखिए अब हम नेक्स्ट पहले एक्सप्लोसिव ही डिस्कस कर दे रहे हैं। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, इसे हम लोग विस्फोटक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि लोग बमबारी कर रहे थे, ब्लास्ट वगैरह कर रहे थे। तो एक जगह पे हुआ ऐसा था कि कोई बहुत दूर जगह पे एक कार खड़ी हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था कि जब ब्लास्टिंग हुआ तो उस समय क्या हुआ कि उस गाड़ी के बोनट पे कोई मेटल आया, मतलब कोई पहाड़ से ब्लास्ट हुआ और पहाड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा आया और इस बाइक मतलब गाड़ी में बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट किया और वहाँ पे वो चिपक गया। तो कुछ दिन बाद देखा गया कि वहाँ पे एक कार खड़ी है, कार का मतलब कोई भी गाड़ी रही होगी, तो वहाँ पे देखा गया कि वो मेटल उस पर चिपका हुआ है। तो लोगों ने, जिसने देखा, उस साइंटिस्ट का एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये मेटल यहाँ पे इस पर कैसे चिपक गया। तो उन्होंने सोचा, ट्रिक लगाया कि अगर ये ब्लास्ट इस पर्वत से हुआ है या इस मतलब टीले से हुआ और वहाँ से मेटल हाई वेलोसिटी से आया, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ होगा जिस वजह से ये मेटल क्या हो गया है, आपस में वेल्ड हो गया। तो वही थिंकिंग उन्होंने डेवलप कर दिया और उसी का नाम दे दिया एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, विस्फोटक वेल्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे विस्फोटक का ही उपयोग किया जाता है। अब कौन सा विस्फोटक, जैसे ट्राई नाइट्रो टॉलुइन होता है, TNT होता है या RDX होता है ना। तो इस तरीके के विस्फोटक का उपयोग करके इस वेल्डिंग को हम पॉसिबल किए। तो चलिए देखते हैं कि इस वेल्डिंग में कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फिक्सचर होता है, इस तरीके का हमारे पास एक फिक्सचर होता है ऐसा। अब इसके बाद इस फिक्सचर पे हमें दो प्लेटों को अगर आपस में वेल्ड करना है तो सपोज करिए ऐसे, देखिए ये हमारी बेस मेटल हो गया, इस तरीके से ये बेस मेटल हो गया। अब दूसरा बेस मेटल अगर हमारा इसको जोड़ना था तो हम कुछ इसको ऐसे रख दें या इसको कुछ हम इस तरीके से रख दें। सपोज करिए कि इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ना था, तो इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी हमारी सॉलिड प्लेट है, ये भी सॉलिड प्लेट है, और ये भी हमारी सॉलिड प्लेट है। दोनों सॉलिड प्लेट को हमें आपस में क्या करना था, वेल्ड करना था। चलिए अब क्या होगा, हम इस प्लेट को थोड़ा सा कुछ ऊंचाई पर सपोर्ट करके रखते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे सपोर्ट करके रखते हैं। अब कुछ ऊंचाई पर रखते हैं, जितना डिस्टेंस पर रखते हैं यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में जो हमारी ऊपर वाली प्लेट होती है, देखिए इसे हम बोलते हैं बेस प्लेट। अब ये जो प्लेट ऊपर हमारी दिखाई दे रही है, कुछ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका जब 3D डायग्राम हम लोग देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ इस तरीके की प्लेट हमारी होगी और इसके ऊपर डिटोनेटर लगा दिया जाएगा, इसके ऊपर ऐसा डिटोनेटर लगा दिया जाएगा। देखिए इस तरीके का एक ऐसा डिटोनेटर लगा दिया जाएगा, इसमें डिटोनेटर भर दिया जाएगा, डिटोनेटर भर दिया जाएगा। और कौन सा डिटोनेटर, या तो TNT भर दिया जाएगा या फिर RDX भर दिया जाएगा, है ना, RDX। तो इस तरीके से RDX और TNT दोनों भर दिया गया। फिर जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पार्किंग करेंगे, मतलब हल्का सा स्पार्किंग इसको देंगे, तो ये RDX और TNT बहुत हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। हल्का सा चिंगारी मिलने पे इतना तेज एक्सप्लोसिव होते हैं कि ये बहुत इतना तेज़ी से एक्सप्लोजन होगा कि ये इसको प्रेशर से नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगा और इतना तेज़ी से नीचे दबाएगा कि ये वाली प्लेट हाई वेलोसिटी से आकर इस पर क्या करेगी, इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। और जब इम्पैक्ट क्रिएट करेगी तेज़ी से, तो उस इम्पैक्ट के बीच में इतना ज़्यादा वहाँ पे हीट जनरेट होगी, उस हीट के कारण इसका ऊपरी सरफेस और इसका सरफेस दोनों मेल्ट होकर
आपस में वेल्ड हो जाते हैं। इसी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके 2D पे आ जाते हैं। चलिए देखें, सपोज करिए कि हमारे पास प्लेट थी, इसके ऊपर ऐसा हमने लगा दिया डिटोनेटर। मान लीजिए इस तरीके से हमने लगा दिया डिटोनेटर। अब अगर इस प्लेट को हम यहाँ से भी रख के वेल्डिंग कराते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो ये क्या होगा, ऊंचाई होने के कारण ये प्लेट बहुत तेज़ी से क्या करेगी, इस पे आकर इम्पैक्ट करेगी, और नीचे रहेगी तो इम्पैक्ट उसका फोर्स कम लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होगा। चलिए अब इसमें देखिए, अगर इसकी हाइट को हम कम करते हैं, मतलब हाइट को जितनी हम ज़्यादा रखेंगे, इसी हाइट को बोलते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ये हमारी दो प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। ये वाली जो प्लेट होती है ये ऐसा लगता है जैसे उड़ रही है, इसीलिए इसका नाम होता है फ्लायर प्लेट। फ्लायर प्लेट, ये हमारी फ्लायर प्लेट होती है और ये हमारी बेस प्लेट होती है। अब जब फ्लायर प्लेट हाई वेलोसिटी से आगे इस पर इम्पैक्ट करेगी तो दोनों मेटल हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा शॉक जनरेट होगा। शॉक जनरेट होगा तो हो सकता है उस शॉक की वजह से ये इसको रेजिस्टेंस दे दे और ये प्लेट बाहर फिर से चली जाए। तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए इस फ्लायर प्लेट के ऊपर एक शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं। और इस देखें, ये जो हमारा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा तो होता है बेस या डाई। इसमें भी शॉक एब्जॉर्बर रखते हैं और यहाँ पर एक शॉक एब्जॉर्बर लगा देते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर अब एक डिटोनेटर लगाते हैं। पहले शॉक एब्जॉर्बर लगाएंगे फिर डिटोनेटर लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा शॉक एब्जॉर्बर, ये रबर का होता है, इसी को बोलते हैं बफर प्लेट। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बफर प्लेट हमारी क्या होती है। तो बफर प्लेट ये हमारी क्या होती है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। बफर प्लेट के ऊपर यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, डिटोनेटर प्लेट। डिटोनेटर, अब इस डिटोनेटर में हम अंदर क्या भर देते हैं, ऐसे देखिए, इसके अंदर हाईली एक्सप्लोसिव TNT या RDX भर देते हैं। TNT या RDX भर देते हैं। फिर इनके बीच जो डिस्टेंस रखते हैं इसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ। अच्छा, आपने देखा कि इस प्लेट को हम कुछ डिग्री पर टिल्ट भी कराए हैं, और ये जो अगर मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा डिग्री टिल्ट है तो अल्फ़ा डिग्री का एंगल भी पूछा जाता है, ये 10 डिग्री पर रखते हैं, 10 डिग्री पर रखते हैं। तो इसका एंगल भी याद रख लीजिएगा, फ्लायर प्लेट का एंगल हमारा 10 डिग्री होता है। बाकी फिनोमिना क्या होगा, जब डिटोनेटर में हम क्या करेंगे, स्पार्किंग करेंगे तो ये इतना तेज़ी से एक्सप्लोसिव होगा, इसको हाई वेलोसिटी से इम्पैक्ट करेगा, ये पूरी प्लेट आकर इस पर इम्पैक्ट कर जाएगी, देन आपस में हीट जनरेट होगा जिससे वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये रिएक्शन फोर्स देगा तो ये बफर प्लेट इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरीके की वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। चलिए अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। देखिए, दिस वेल्डिंग इज स्टार्टेड, देखिए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार ही कह सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते इसको अच्छी तरह से यूज किया जाने लगा था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन दिस वेल्डिंग
इस वेल्डिंग में जो यहाँ पे हीट जनरेट होगा, जो कोलिशंस बनेगा, वो कोलिशंस हमारा किस वजह से बनेगा? ये एक्सप्लोसिव के, इसके विस्फोटक के कारण। इन दिस वेल्डिंग कोलिशंस इज प्रोड्यूस्ड जो कोलिशंस हमारा प्रोड्यूस होगा वो किस वजह से बनेगा? वो बनेगा प्रोड्यूस्ड बाय हाई वेलोसिटी फ्लायर प्लेट impact with base plate due to explosion के कारण ये हमारी फ्लायर प्लेट इससे आकर इम्पैक्ट करेगी। देन highly heat are generated, more heat are generated, more heat are generated between two plate, interface between टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में हमारी क्या होगी? हीट जनरेट होगी। अब इसी हीट का उपयोग हम मेटल को ज्वाइन करने में करते हैं। दिस हीट यूज्ड फॉर वेल्ड मेटल। वेल्ड मेटल, इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिटोनेटर के रूप में देखिए क्या क्या यूज करते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग कर लेते हैं। डिटोनेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं RDX या RDX और TNT का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इस तरीके से सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं स्टैंड ऑफ। ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बिटवीन बेस प्लेट एंड लोअर एज ऑफ फ्लायर प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन बेस प्लेट एंड लोअर एज, देखिए ये हायर एज है, ये लोअर एज ऑफ फ्लायर प्लेट। लोअर एज ऑफ फ्लायर प्लेट। अब फ्लायर प्लेट पे हम बफर प्लेट किस लिए उपयोग करते हैं? बफर प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? बफर प्लेट। तो बफर प्लेट का उपयोग हम किस लिए करते हैं? शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये बफर प्लेट हमारी रबर की बनी होती है। बफर प्लेट इज यूज्ड फॉर बफर प्लेट is used for shock absorbing मेड बाय ये बफर प्लेट हमारी रबर की बनाई जाती है। रबर हमारा हाईली शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल होता है।
इसके बाद जो हमारी फ्लायर प्लेट का एंगल होता है तो अल्फा इज कॉल्ड, ऐसे देखिए, अल्फा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बफर प्लेट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट्स वैल्यू इज अल्फा बराबर 10 डिग्री, मैक्सिमम रखते हैं 10 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं रखते हैं, 10 डिग्री ही रखते हैं। तो इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, फिर इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं इस प्लेट की थिकनेस कितनी होती है ना। उसके बाद इसकी वेलोसिटी लगभग कितनी पहुंच जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्लेट थिकनेस कितनी होती है। प्लेट थिकनेस तो यह लगभग 62 mm, मतलब 62 mm, जैसे हम लोग 40 mm तक आपका पढ़ते थे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते थे, है ना, या मेटल आर्क वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते थे। तो यहाँ पर 62 mm तक की प्लेट को आसानी से जोड़ दिया जाता है। 62 mm थिक प्लेट कैन बी बिल्ड, थिक प्लेट बिल्ड इजली। इजली क्यों बिल्ड हो जाता है कि जब यह हाई वेलोसिटी से जाता है, लगभग ये सोनिक वेलोसिटी से जाता है। देखिए एक वेलोसिटी होती है सब सोनिक, एक होती है सोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, है ना। तो इस तरीके से इसकी प्लेट की जो वेलोसिटी होती है वो सोनिक वेलोसिटी से जाता है। वेलोसिटी ऑफ प्लेट ऑफ फ्लायर प्लेट ये होता है सोनिक वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी। सोनिक वेलोसिटी की वजह से दोनों के बीच में हाईली इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे हीट जोन हमारा बहुत ज़्यादा बन जाता है, पूरा हीट जोन बन जाता है। सो हाई हीट जोन आर क्रिएटेड देन स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग आर प्रोड्यूस। जब हाई हीट जोन क्रिएट होगा तो वहां पे क्या होगा, हाई हीट जोन का मतलब ये हीट अफेक्टेड जोन नहीं होगा, ये जो मेल्टिंग जोन है उसकी बात कराते हैं। यहाँ जोन हटा दीजिए, हाई हीट आर क्रिएटेड देन स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग प्रोड्यूस। इस तरह से स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग हमें मिलती है। अब इस प्रोसेस में देखिए, इस वेल्डिंग को करना हमारा क्या होता है, इजी होता है। यह होता है इजियर प्रोसेस, सिंप्लिसिटी प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस होता है, और सिंपल के साथ साथ यह हमारा सबसे बड़ा, अगर बहुत बड़ी प्लेट हो, जैसे प्लेट की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, अदर वेल्डिंग से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे। यह एक बार में ही कर देता है। तो लार्जर प्लेट कैन बी बिल्ड इन वन टाइम। लार्जर प्लेट
वेल्ड इन सिंगल टाइम। सिंगल टाइम में ही हम बड़े से बड़ी प्लेट को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद इसकी जो होती है सिमिलर और डिसिमिलर, अगर ये मेटल हमारा सिमिलर होगा तो भी आसानी से जुड़ जाएगा और डिसिमिलर होगा तो भी आसानी से जुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होगा या नॉन कंडक्टिव होगा तो भी आसानी से जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल डिसिमिलर मेटल एंड सिमिलर और डिसिमिलर के साथ इलेक्ट्रिक कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों मेटल के लिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव बोथ मेटल आर वेल्डेड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों मेटल की वेल्डिंग हम आसानी से कर लेते हैं। इसके देखें डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो स्टैंड ऑफ टाइम और एंगल वगैरह सेट करने में, बफर प्लेट फ्लायर प्लेट लगाने में टाइम लगता है। तो हमारा क्या होता है, लार्ज इनिशियल टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब वेल्डिंग टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा डिसएडवांटेज हमारा क्या होता है, जब ये हाईली इम्पैक्ट करता है तो इस प्लेट में क्रैक्स प्रोड्यूस होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा डिसएडवांटेज हमारा क्या होता है कि ये जब हाईली इम्पैक्ट करता है तो इसकी स्ट्रेंथ यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से इसके ये डिसएडवांटेज है, इसको भी नोट कर लेते हैं। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज हमारा क्या होगा, हाई इनिशियल टाइम। इनिशियल सेटअप टाइम रिक्वायर्ड, हाई इनिशियल सेटअप टाइम रिक्वायर्ड। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि वेल्डिंग प्लेट में क्रैक्स प्रोड्यूस होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स possibility of cracks are increase। आगे हाई इम्पैक्ट से हमारा इस पर टकराता है तो इसके कुछ न कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो वो भी लिख लेते हैं। सम मैकेनिकल properties are चेंज, कुछ इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो जाती हैं। अब इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो देखें जैसे बॉयलर की प्लेट वगैरह जोड़ना हो तो वहाँ पे बॉयलर ट्यूब की प्लेट वगैरह जोड़ना हो तो वहाँ पर इसका उपयोग हम कर लेते हैं। तो चलिए इसके हम एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं एप्लीकेशन। वेल्डिंग जॉइंट, दिस वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर this welding
इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग बॉयलर प्लेट एंड ट्यूबुलर प्लेट। एटसेट्रा। तो इस तरीके से, और ये किस किस मटेरियल के लिए उपयोग की जाती है, तो इसके लिए मटेरियल देख लीजिए, वो जानना जरूरी है, क्योंकि सिमिलर मेटल हमारा ये स्टील, एल्युमिनियम, ब्रास है ना, कैडमियम, टीन, लेड, सब तरीके के मटेरियल को आसानी से जोड़ सकता है। लेकिन डिसिमिलर मेटल होगा तो कौन सा मेटल किसके साथ जुड़ेगा, जैसे एल्युमिनियम के साथ हम स्टील को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इसके मेटल के बारे में भी देख लीजिए एप्लीकेशन में ही। चलिए, मेटल, मेटल हमारे कब जुड़ेंगे, जब ये डिसिमिलर होंगे, तो उसके लिए बता देते हैं। जब ये डिसिमिलर होंगे तो देखिए, अगर एक प्लेट हमारी स्टील की होगी तो स्टील के साथ हमारा क्या जुड़ेगा, एल्युमिनियम का हम जोड़ लेते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में। स्टील के साथ हम एल्युमिनियम को जोड़ लेते हैं। दूसरी बात, टंगस्टन के साथ हम स्टील को जोड़ लेते हैं। ऐसा हम लिख दे रहे हैं एरो बना के, टंगस्टन के साथ हम स्टील को लिख दे रहे हैं। तीसरी बात, एल्युमिनियम के साथ हमारा हो जाता है एसएस। स्पीड स्टील। नेक्स्ट बात हमारा हो जाता है एल्युमिनियम के साथ निकिल एंड कॉपर। निकिल, आगे देख लेते हैं एल्युमिनियम के साथ हमारा टाइटेनियम एलॉय और एल्युमिनियम, ये सभी को लिख लेते हैं, टाइटेनियम, कोबाल्ट, कैडमियम, है ना। इस तरीके से हमारा हो जाता है निकिल, स्टील एटसेट्रा। निकिल, स्टील एंड इट्स एलॉय। तो इस तरीके से ये इतने मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आई थिंक आपको ये एक्सप्लोसिव वेल्डिंग समझ में आ गया। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें एंगल ऑफ ये पूछा जाता है, और दो प्लेटों के बीच के जो डिस्टेंस है इसका नाम पूछा जाता है, तो नाम है स्टैंड ऑफ। इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बता भी दिया। तो चलिए, इस वेल्डिंग को आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग अगली वेल्डिंग शुरू करते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। देखिए, नेक्स्ट वेल्डिंग हम लोग शुरू करेंगे, कोल्ड वेल्डिंग।
ये भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, ऐसे देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक प्लेट ये होती है, एक ये दूसरी प्लेट होती है। अब इन दोनों प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक डाई लगा देते हैं इस तरीके से। और इस पर भी हम एक डाई लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से जब आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, जब इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं, देखिए इस डाई के माध्यम से, एक हमारी ये डाई होती है फिक्स और एक होती है मूवेबल। एक डाई हमारी होती है फिक्स, ये हमारा वर्कपीस हो गया, सॉलिड प्लेट हमारे वर्कपीस हो गए। ये हमारा दूसरा वर्कपीस हो गया। दो वर्कपीस को हमें आपस में जोड़ना है और ये हमारी क्या हो जाएगी, सॉलिड डाई का हम उपयोग करते हैं। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डाई और इसे हम बोलते हैं मूवेबल डाई। होता क्या है कि जब इन दोनों डाई के माध्यम से, देखिए जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस डाई के माध्यम से प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ के जो मेटल होते हैं, जब इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो ये अंदर के जो मेटल होते हैं ये कुछ ऐसे फ्रेगाइल फॉर्म में, जब आप माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। दूसरा प्लेट जो हमारा होगा वो भी कुछ ऐसा नहीं होगा, इस तरीके की इनकी सरफेस फिनिशिंग होती है माइक्रो स्ट्रक्चर पे देखने पे। तो ऐसी सरफेस फिनिशिंग जब होती है तो जब हम प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसका मॉलिक्यूल इसके साथ, इसका मॉलिक्यूल इसके साथ, इसका इसके साथ, ये प्रेशराइज होते हैं और हाई हीट जनरेट होकर आपस में क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जब हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये आपस में ऐसे वेल्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके की वेल्डिंग को हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। जब दो प्लेटों को आपस में टच करेंगे, दोनों को डाई के बीच में रखकर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर फोर्स की वजह से दोनों प्लेटों के बीच में हीट जनरेट होगी, जिससे वो दोनों प्लेटें आपस में वेल्ड हो जाएंगी। तो ऐसी वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। ये हमारी होती है प्लेट 1 और ये हमारी होती है प्लेट 2। चलिए कोल्ड वेल्डिंग के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। कोल्ड वेल्डिंग के बारे में देखें, कोल्ड वेल्डिंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है और इसमें इस डाई के माध्यम से जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ये हमारा रूम टेम्परेचर पर होता है। ये सारा वर्क हमारा रूम टेम्परेचर पर होता है ना। एंड प्रेशर अप्लाई बाय द डाई एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, प्रेशर अप्लाई करने से पहले ये जो वर्कपीस होते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से लगभग 30 मिनट तक, मतलब आधे घंटे तक खूब अच्छे तरीके से स्क्रब पेपर से, वायर ब्रश से हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। जब वायर ब्रश से हम साफ करेंगे तो ऐसा देखिए, जैसे वर्कपीस हमारा है, यहाँ पर देखिए ऐसा,
इस तरीके का जब हमारा ये वर्कपीस है तो इस पे जब हम वायर ब्रश से साफ करेंगे तो इस पे क्या होंगे, इस तरीके से एजेस हमारी जनरेट हो जाएंगी। जब एज जनरेट हो जाएंगी तो दोनों वर्कपीस को जब हम आपस में टच कराएंगे, एज जनरेट होने के बाद वायर ब्रश से साफ करने के बाद हम इसको हाथ से नहीं टच करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब दोनों को हम साफ कर लेंगे फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट both plate surface are cleaned by wire brush and generate अब जो हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, वो हमारी क्या जनरेट हो जाएंगे, इसमें हल्के हल्के एजेस जनरेट हो जाएंगे। जनरेट एज आफ्टर, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, आफ्टर क्लीनिंग वर्कपीस आर नॉट टच, डोंट टच, वर्कपीस सरफेस आर डू नॉट टच बाय हैंड। इस तरीके से होगा। फिर दोनों वर्कपीस को डाई के बीच में ले आएंगे और इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, वर्कपीस आर होल्ड बिटवीन टू डाई, दो डाई के बीच में हम वर्कपीस को ले आएंगे। उसके बाद इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, लगभग प्रेशर ये लगभग हम अप्लाई करते हैं 10.5 इंटू 10 टू द पावर 3 या 3 से 35 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर अप्लाई बाय डाई, बाय द डाई ऑन द प्लेट। तो इस तरीके से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी, फिर यहाँ कोलिशंस बनेगा, तो इस तरीके से वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो हीट आर जनरेटेड and coalescence produce then welding are complete, then welding are कंप्लीट। इसमें जो मटेरियल हमारा होता है वो भी एक पूल ऑफ मोल्टेन मेटल हल्का हल्का बनने लगता है। मेटल यहाँ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल बनने लगता है ना। स्मॉल पूल ऑफ मोल्टेन मेटल प्रोड्यूस, मतलब जो आर्क जनरेट होती थी तो आर्क के बाद जो एक लिक्विड फॉर्म जनरेट बनता था वर्कपीस और इलेक्ट्रोड का, तो उसी लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलते थे, पूल ऑफ मोल्टेन मेटल बोलते थे। तो इस तरीके से इसमें भी हमारा पूल ऑफ मोल्टेन मेटल कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी जॉइंट हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है और बड़ी प्लेटों को भी आसानी से हम वेल्ड कर सकते हैं। और हीट अफेक्टेड जोन हमारा क्या होता है, निग्लिजिबल या लेस होता है। ये सबसे ज़्यादा इसके एडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहले हमारा एडवांटेज क्या होता है,
लो हीट अफेक्टेड जोन, लेस हीट अफेक्टेड जोन, हीट अफेक्टेड जोन हमारा लेस होगा, एंड लार्जर प्लेट वेल्ड इन सिंगल टाइम। बड़ी से बड़ी प्लेट को हम सिंगल टाइम में वेल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो दोनों प्लेटों के बीच में हमारा वेल्डिंग जॉइंट होता है, ये एक प्रकार का एडहेसिव बॉन्ड होता है ना। एडहेसिव बॉन्ड आर created between two plates। दो प्लेट के बीच में हमारा एडहेसिव बॉन्ड क्रिएट होता है। और इस डाई के माध्यम से देखिए, अगर हम मैनुअल फोर्स अप्लाई करेंगे तो पतली प्लेटों की वेल्डिंग होगी, और अगर मैकेनिकल या मशीन द्वारा अप्लाई करेंगे तो मोटी प्लेटों की वेल्डिंग हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से पतली सीटों की वेल्डिंग के लिए मैनुअली हम कर लेते हैं, और मोटी सीटों की वेल्डिंग के लिए मैकेनिकली करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस वेल्डिंग इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय मैनुअली और मैकेनिकल प्रोसेस। तो इस पे हम लिख लेते हैं, दिस वेल्डिंग इज प्रोड्यूस बाय मैनुअल और मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस, इतना नोट करिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऊपर नोट करते हैं। अच्छा देखिए, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और ये जुड़ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर इनका बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है या दोनों प्लेटों की थिकनेस ज़्यादा है तो हमें वहाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय हम क्या करेंगे, जब हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो वेल्डिंग से पहले इसके ऊपर एक पाउडर का यूज करेंगे। एक पाउडर का यूज करेंगे, फिर उस पाउडर को दोनों के बीच में रखेंगे। ये पाउडर भी लगभग इसी मेटल का होगा। तो इस तरीके से जब हम वेल्डिंग करेंगे तो ये पाउडर हाई टेम्परेचर से मेल्ट होगा और दोनों के बीच एक प्रॉपर जॉइंट बनाएगा। तो पाउडर आर, ऐसे देखिए, मेटल पाउडर आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। जॉइंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम मेटेलिक पाउडर का उपयोग करते हैं। अब इस पे देखिएगा, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिसएडवांटेज। देखिए, इसका जो डिसएडवांटेज होता है, सबसे पहले इसका जो टूलिंग कॉस्ट होता है ये हाई होता है, क्योंकि हमें प्रेशर फोर्स अप्लाई करना है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि प्रेशर फोर्स अप्लाई करने से इन प्लेटों में क्रैक्स प्रोड्यूस होने की संभावना रहती है। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा क्या है, हाई टूलिंग कॉस्ट
हाई टूलिंग कॉस्ट। दूसरा डिसएडवांटेज हमारा क्या है? ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर फोर्स, चांसेस ऑफ क्रैक्स आर इंक्रीज। क्रैक्स प्रोड्यूस होने के चांसेस हमारे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या होगा कि देखिए बहुत ज़्यादा जब मोटी प्लेट हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। तो हम कह सकते हैं लार्ज या हैवी थिकनेस वर्कपीस कैन नॉट बी वेल्ड। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं वो देख लीजिए। एप्लीकेशन किस किस मटेरियल के लिए करते हैं? एल्युमिनियम के लिए, लेड के लिए, टिन के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए तो एप्लीकेशन जैसे हमारा हो गया लेड, टिन, एल्युमिनियम, एंटीमनी, जिंक, सिल्वर, निकेल, एटसेट्रा etc are used by cold welding process, by joint are used to joint by cold welding प्रोसेस। तो इस तरीके से ये हमारा कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और इससे बची हुई वेल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।